हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 4 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर अपन एक क्वेश्चन के ऊपर विचार कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब या वस्तु दर्पण के सामने होती है। देखो पिछले वीडियो के अंदर हमने समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। तो उसमें एक विशेषता यह भी थी कि वस्तु दर्पण के जितने आगे स्थित होती है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे जाकर के बनता है। वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर स्थित है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जाकर के क्या होता बनता है। और यही बात आज हम गणितीय रूप से सिद्ध करने वाले हैं। तो परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आ भी सकता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिद्ध कीजिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब या वस्तु दर्पण के सामने है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम समझते हुए चलेंगे और साथ में अपने नोट्स भी इसमें बनाते हुए चलेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले चित्र को समझ लो। ये एक समतल दर्पण है। अब इसके सामने एक वस्तु हमने रख दी, मान लीजिए P है ये वस्तु। इस वस्तु का नाम क्या है? P। ठीक है। तो इस वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेगी समतल दर्पण पर। तो मान लीजिए ये दो प्रकाश की किरणें इस समतल दर्पण पर पड़ रही है। ठीक है। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के ऐसे चली जाती है। ठीक है। इन परावर्तित किरणों को जब हम पीछे की दिशा में बढ़ाते हैं तो ये इस बिंदु पर आकर के मिलती है और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P डैश और ये वस्तु है आपकी P। तो ये P डैश क्या है? इस वस्तु P का प्रतिबिंब है जो कि दर्पण के पीछे की ओर है, आभासी है। ठीक है। अब हमें सिद्ध ये करना है कि ये वस्तु दर्पण के जितनी दूरी आगे स्थित है ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जाकर के क्या हो रहा है? बन रहा है। ये बात हमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये बात हमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये जो भी चीजें हैं इसमें उसके नाम अपन दे देते हैं। तो ये जो दर्पण है इसको मैं नाम दे देता हूं M डैश। ये नाम दे दिया मैंने दर्पण का। ये वस्तु है, इससे एक किरण तो आ रही है ये, तो इसको PO और O डैश नाम दे देता हूं मैं। और ये परावर्तित होकर के जा रही है तो इसको मैं दे देता हूं OQ और O डैश Q डैश। ये नाम दे दिए मैंने इसको। ठीक है। तो पहले अपन इस चित्र के बारे में कुछ बातें अपन लिख देते हैं जब आप ये बात सिद्ध करोगे उस समय। तो देखो क्या बातें अपन लिखेंगे इसके आंसर में कि चित्र में M डैश एक समतल दर्पण या परावर्तक सतह है
अब यहां पर वस्तु क्या है, P है, तो यहां पर लिख देते हैं इसके सामने एक वस्तु या बिंब P स्थित है, P स्थित है। अब आगे देखो, वस्तु P से, ये वस्तु P है, इससे PO और PO डैश दो किरणें दर्पण पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो PO व PO डैश किरणें दर्पण पर आपतित हो रही है। अब देखो, परावर्तित होने के बाद में किस दिशा में गई है, तो परावर्तित होने के बाद में ये OQ दिशा में चली गई और O डैश Q डैश दिशा में चली गई। भाई ये दोनों तो आपतित हैं, PO और PO डैश, और दर्पण से टकराने के बाद में परावर्तित होकर के गई है OQ और O डैश Q डैश। जो दर्पण से परावर्तित होने के बाद OQ, ये वाला OQ व O डैश Q डैश, O डैश Q डैश दिशा में परावर्तित दिशा में चली जाती है, चली जाती है। ठीक है। अब आगे देखो, परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर कहाँ मिल रही है, ये P डैश बिंदु पर मिल रही, पीछे बढ़ाने पर। ये जो 9 परावर्तित किरणें हैं, इनको पीछे बढ़ाने पर ये P डैश बिंदु पर मिल रही है। ये P डैश बिंदु पर मिलती है। तो ये P डैश क्या है, वस्तु P का प्रतिबिंब है। अतः P डैश वस्तु P का प्रतिबिंब है। तो अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल इस चित्र के बारे में लिखा है। तो इस चित्र के अंदर M डैश तो एक परावर्तक सतह या समतल दर्पण है, इसके सामने एक वस्तु P रखी है। इस वस्तु P से दो किरणें चल रही है, एक तो PO और दूसरी PO डैश। इस दर्पण से टकराने के बाद में ये OQ और O डैश Q डैश दिशा के अंदर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इन किरणों को पीछे की दिशा में बढ़ाने पर ये बिंदु P डैश पर मिलती है। तो ये बिंदु P डैश क्या है, यहाँ पर इस P वस्तु का प्रतिबिंब है। ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, यहां पर एक अभिलंब डाल देते हैं अपन। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री के कोण पर डलेगा। ऐसे देखो, ये वाली आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो इसके ऊपर भी हमने क्या कर दिया, एक अभिलंब डाल दिया। तो इस अभिलंब को तुम नाम दे देते हैं ON और इसको नाम दे देते हैं O डैश N डैश। तो मैं लिख दूंगा अब कि ON तथा O डैश N डैश दर्पण M डैश पर अभिलंब है, अभिलंब है।
तो ये तो अभी तक अपन ने सारी बातें जो लिखी है वो केवल इस चित्र के बारे में लिखी है। हम ये सिद्ध करेंगे इसी चित्र की सहायता से कि भाई ये दूरी और ये दूरी कैसी है, बराबर है। तो पहले आप क्वेश्चन नोट करें, डायग्राम बनाएं और उसके बाद में ये चीजें नोट करें। उसके बाद में अपन आगे इसको हल करेंगे कि क्या कैसे इसको सिद्ध करेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके आप ये बातें नोट करो। ठीक है भाई, आपने नोट किया तो डायग्राम तो अपने काम आएगा। तो डायग्राम को तो मैं रख लेता हूं, बाकी चीजों को मिटा रहा हूं। हाँ भाई, सबसे पहले दो त्रिभुजों को अपन पकड़ते हैं। देखो एक त्रिभुज तो ये है यहां पर पी ओ ओ डेस। तो एक त्रिभुज तो आपके पास में है पी ओ ओ डेस, ठीक है। और एक त्रिभुज नीचे की तरफ देखो पी डेस ओ ओ डेस। यहां से चलें पी डेस ओ ओ डेस में। ये जो दोनों त्रिभुज मैंने लिए हैं इनको मैं पहले समरूप सिद्ध करूंगा। तो समरूप सिद्ध करने के बाद में दो त्रिभुज और है इसके अंदर जिनको फिर बाद में अपन सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, और जब वो सिद्ध हो जाएंगे तो ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी। तो पहले अपन ये देख लेते हैं इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कैसे सिद्ध करें, ठीक है। तो उसके लिए देखो आप कुछ कोण हैं इसके अंदर, उन कोणों को लेकर के अपन बातचीत करेंगे पहले। तो ये आपका जो बिंदु है ये O है, मैं इधर लिख देता हूं इसको। अब देखो भाई जो कोण है उसको मैं नाम दे देता हूं। ये जो कोण है इसको मैं नाम दे देता हूं कोण 1। ये जो कोण है इसको नाम दे देते हैं कोण 2। ये जो कोण है इसको अपन नाम दे देते हैं कोण 3। ये जो कोण है इसको अपन नाम दे देते हैं कोण 4। कोण 4, कोण 4 हो गया ये। इसको अपन नाम दे देते हैं कोण 5। ये हो गया कोण 6। ये हो गया कोण 7। ये हो गया कोण 8, ठीक है। ये जो कोण है इसको अपन नाम दे देते हैं ये जो कोण है इसको अपन नाम दे देते हैं कोण 9, और इसको हम नाम दे देते हैं कोण 10। तो यहां पर इतने सारे कोण आपको दिख रहे हैं। तो भाई देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं अब क्या, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से देखो, परावर्तन के नियम से कोण 2 और कोण 3 ये दोनों क्या है, बराबर है। कोण 2 बराबर कोण 3। क्यों है बराबर, तो उसके पीछे कारण देखो भाई। कोण 2 है ये आपका कोण आई है, मतलब आपतन कोण है। और ये जो कोण 3 है ये परावर्तन कोण कोण आर है। और आपको पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो इस आधार पर मैंने लिख दिया है कि कोण 2 और कोण 3 कैसे हैं, बराबर है। ये हो गया आपका समीकरण 1। दूसरी चीज देखो भाई, ये अभिलंब डला हुआ है पूरा, ठीक है। अभिलंब 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो मतलब ये जो पूरा कोण है ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। मतलब कोण 1 और कोण 2 इन दोनों का जो जोड़ है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक इसी तरीके से देखो कोण 3 और कोण 4 इन दोनों का मान भी, इन दोनों का जोड़ भी कितने डिग्री के बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। क्योंकि ये जो अभिलंब है ये 90 डिग्री के कोण पर डला हुआ है। तो कोण 3 और कोण 4 दोनों का योग 90 डिग्री होगा। इधर से कोण 1 और कोण 2 दोनों का जो मान है वो भी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आगे मैं लेता हूं भाई कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, तो अपन साइड में लिख देते हैं कि चूंकि ये
ओ एन लंब है, किसके ऊपर लंब है ये, एम डैश पर है, एम डैश पर ये ओ एन क्या है, अभिलंब है। ठीक इसी तरीके से मैं लिख दूं कि कोण 3 प्लस कोण 4 ये दोनों भी किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। कारण वही है कि चूंकि ओ एन लंब है किसके ऊपर, एम डैश के ऊपर। ठीक है, तो यह आपका समीकरण हो गया 2 और ये हो गया समीकरण 3। अब देखो भाई, दोनों का मान 90 डिग्री के बराबर, यानी कि ये मान और ये मान इन दोनों को एक दूसरे के बराबर अपन रख सकते हैं। तो देखो आगे रख देते हैं कि समीकरण 2 व 3 से कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर है, किसके बराबर है, कोण 3 और कोण 4 के, कोण 3 प्लस कोण 4 के। क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री है तो इन दोनों का योग और इन दोनों का योग बराबर रख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं नंबर दे देता हूं भाई समीकरण 4। अब देखो ऊपर समीकरण 1 हमें कहता है कि कोण 2 और कोण 3 का मान क्या है, बराबर है। तो एक काम किया जा सकता है, अपन कोण 2 की जगह यहां पर कोण 3 रख सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं करो तो ऐसे भी कर सकते थे, आप कोण 3 की जगह कोण 2 रख दो, दोनों में से कुछ एक कर लो। तो मैं एक काम करता हूं, अब समीकरण 1 से कोण 2 का मान समीकरण 4 में रखने पर भाई कोण 2 का मान किसके बराबर है, कोण 3 के मान के बराबर है। तो कोण 1 प्लस, देखो कोण 1 प्लस कोण 2 की जगह में कोण 3 रख देता हूं, कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4। तो अब क्या हो जाएगा आपको पता है, कोण 3 से कोण 3 कट जाएगा। तो आपके पास में अब क्या आया है, कोण 1 बराबर है कोण 4 के। इसको मैं नंबर दे देता हूं समीकरण 5। कोण 1 किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर है। कोण 1 और कोण 4 क्या हो गए, बराबर हो गए। अब दूसरी चीज देखो भाई, ये एक रेखा आपको नजर आ रही है और एक ये रेखा आपको नजर आ रही है, ये वाली। तो इस हिसाब से देखें तो कोण 4 और कोण 9 ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 4 और कोण 9 ये दोनों कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं कि कोण 4 किसके बराबर है, कोण 9 के बराबर है, बराबर कोण 9। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये हो गया अपना समीकरण 6। ठीक है, अब एक काम किया जा सकता है, आपको पता है कोण 4 का मान किसके बराबर है, कोण 9 के बराबर है। तो मैं एक काम कर दूं अब कि समीकरण 6 से कोण 4 का मान उठा करके समीकरण कितने में रख दूं, 5 में रख दूं। तो आगे देखो, अब समीकरण 6 से कोण 4 का मान 5 में रखने पर तो रखे मान। तो समीकरण 5 को देखो, कोण 1 बराबर कोण 4 है, लेकिन कोण 4 किसके बराबर, 9 के बराबर। तो कोण 4 की जगह सीधा 9 रखा जा सकता है, कोण 9।
यानी कि आपका कोण 1 और कोण 9 ये दोनों कैसे हैं, बराबर है, दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो ये हो गया आपका समीकरण 7। देखो अभी तक हमने क्या किया है, हम ये चाह रहे हैं भाई ये जो दो त्रिभुज है कोण PO डैश, PO डैश, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, P डैश O डैश, इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करना चाह रहे हैं। समरूप सिद्ध करने के लिए हमें कम से कम दो कोण बराबर करने हैं यहाँ पर। तो दो कोण बराबर करने के लिए हम कुछ प्रक्रियाएं यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो भी कैलकुलेशन करी है अपन ने अब तक, पहला कोण 3 और कोण 2 और कोण 3 को बराबर बताया हमने, क्योंकि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, दोनों का मान बराबर है। फिर हमने कोण 1 और कोण 2 को दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर बताया है, और कोण 3 और कोण 4 का मान भी 90 डिग्री के बराबर बताया, क्योंकि यहां पर ये क्या डाला हुआ है, अभिलंब डाला हुआ है। तो इसी से आगे हमने देखो ये किया है भाई, ये दोनों मान और ये दोनों मान बराबर रख दिए, दोनों 90 डिग्री के बराबर थे, है ना। समीकरण 1 से कोण 2 का मान समीकरण 4 में रखा है। तो देखो समीकरण 1 में कोण 2 बराबर होता है कोण 3, तो हमने यहां पर क्या किया, कोण 2 की जगह कोण 3 रख करके काटा है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 आ गए। अब यहां पर देखा कोण 4 और कोण 9 दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर हो गए। तो बस यही मान हमने यहां पर रखा है, कोण 4 की जगह क्या रख दिया, कोण 9 रख दिया है। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास में दोनों कोण बराबर आ गए, कोण 1 और कोण 9। तो पहले आप वीडियो पॉज करके ये बातें नोट करो, फिर आगे की प्रक्रिया करते हैं इसमें। ठीक है भाई, किया आपने, चलो आगे बढ़े। अब तो मैं ऐसा करता हूं, मिटाता हूं ऊपर से कुछ बातों को। हाँ देखो, अब कोण 1 और कोण 9 बराबर है। अब देखो भाई, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, इन सबका मान मिलाकर के 180 डिग्री है। ठीक इसी तरीके से यहां पर कोण 9 और बाकी का ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इसका मान मिलाकर के भी किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, अब समीकरण के दोनों पक्षों को 180 डिग्री में से घटाने पर तो देखो भाई, 180 डिग्री माइनस कोण 1 बराबर 180 डिग्री माइनस कोण 9, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि इन दोनों का मान बराबर था, इसलिए इन दोनों को 180 में से घटाएंगे तो जो भी मान आएगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। अब जरा देखो इधर चित्र में, ये जो कोण 1 है, इसको हम इस पूरे में से घटाएंगे तो बचा हुआ कोण क्या रह जाएगा आपका, PO डैश। भाई इस कोण को, ये पूरा जो मामला है ये 180 डिग्री का है, इसमें से अपन कोण 1 हटा रहे हैं, केवल कोण 1, तो बचा हुआ जो कोण है हमारा PO डैश ये रहेगा। तो मैं यहां लिख दूं 180 में से कोण 1 को माइनस करेंगे तो कौन सा कोण बचेगा, कोण PO डैश, PO डैश बराबर 180 डिग्री में से कोण 9 को माइनस करना हमें, तो ये देखो ये है कोण 9 और इधर का पूरा मामला रहेगा ही रहेगा, ये पूरा मिलाकर के 180 डिग्री है। तो इस कोण 9 को यदि मैं हटाता हूं केवल इसमें से, तो जो कोण बचेगा वो क्या है, P डैश O डैश। तो लिख दूं यहां पर कोण P डैश O डैश, P डैश O डैश। ठीक है,
तो भाई हमारे पास में एक कोण तो ये बराबर आ गया दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज पी ओ ओ डेस, त्रिभुज पी डेस ओ ओ डेस के अंदर ये कोण और ये पूरा कोण बराबर आ चुका है। तो एक बात तो अपन ये नोट कर लेते हैं, यहां पर क्या नोट कर लेंगे कि भाई ये पूरा कोण और ये पूरा कोण दोनों कैसे हैं, बराबर है इन दोनों त्रिभुजों में। तो एक बात तो ये अपन यहां पर लिख लेते हैं अभी, कोण पी ओ ओ डेस बराबर है किसके, कोण पी डेस ओ ओ डेस के। तो अभी आपको ये नहीं लिखना है, आपको यहां तक ही उतारना है केवल। तो इसको आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके, जब तक मैं इसको मिटा लेता हूं। ठीक है भाई, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं इस बात को, है ना। ठीक है, अब दूसरी जगह चलते हैं भाई। इन्हीं दोनों त्रिभुजों की बात है, त्रिभुज पी ओ डेस ओ ओ डेस की और त्रिभुज पी डेस ओ ओ डेस की, ये वाला त्रिभुज पूरा और ये वाला त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुजों में वापस अपन चलते हैं। तो देखो वही परावर्तन के नियम से कोण 6 और कोण 7 ये दोनों बराबर होंगे। तो देखो वापस वही प्रक्रिया अपनाते हैं, परावर्तन के नियम से कोण 6 बराबर कोण 7, क्योंकि कोण 6 तो क्या है, कोण आई है, आपतन कोण है, और कोण 7 कौन सा कोण है, परावर्तन कोण है। ठीक है, दूसरी चीज देखो भाई, ये अविलंब डला हुआ है यहां पर, तो 5 और 6 का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से 7 और 8 का जो मान है वो भी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां लिख सकता हूं अब मैं कि कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 90 डिग्री। कारण क्या उसका, कि चूंकि ओ एंडेस ओडेस एंडेस लंब है एम एम डेस के ऊपर। ठीक इसी तरीके से कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर भी क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि क्या मामला है, ओडेस एंडेस लंब है किसके ऊपर, एम एम डेस के ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण। कितने समीकरण दे चुके थे अपन, जो भी हो आप कर लेना आगे। मैं यहां पर 6 नंबर दे देता हूं, 7 नंबर दे देता हूं इसको, 7 क्या 8 हो गए होंगे शायद, देख लेना आप जो भी समीकरण है। मैं अभी 8 दे रहा हूं, 8 हो गया, ये समीकरण हो गया 9 और ये हो गया समीकरण 10। ठीक है, अब हम काम कर सकते हैं कि समीकरण 9 और समीकरण 10 इन दोनों को बराबर रख सकते हैं एक दूसरे के, क्योंकि इन दोनों का मान ही कितना है, 90 डिग्री है। तो मैं लिख दूं यहां पर कि समीकरण 9 व 10 से कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7 प्लस कोण 8। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 11। अब ध्यान दो भाई, समीकरण कोण 6 किसके बराबर है, कोण 7 के बराबर है। तो हम एक काम कर सकते हैं अब कि ये जो समीकरण 6 है इसकी जगह कोण 6 है इसकी जगह कोण 7 रख सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, अब समीकरण 8 से कोण 6 का मान 11 में रखने पर, 11 में रखने पर, तो 11 में रखते हैं अपन। कोण 5 जैसे कि जैसे रहेगा, कोण 6 है इसकी जगह कोण 7 रखना है, तो कोण 7 बराबर कोण 7 प्लस कोण 8। तो काट दो भाई, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास में आया कोण 5 बराबर कोण 8। तो अब तक हमने क्या किया है
ये कोण 5 और कोण 8 इन दोनों को क्या कर दिया हमने, बराबर सिद्ध कर दिया है। ये समीकरण हो गया 12। फिर वही चीज देखो वापस, ये कोण 8 है और ये कोण 10 है, और ये दोनों कोण कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसका मतलब इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि कोण 8 बराबर कोण 10। क्यों बराबर, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और ये हो गया आपका समीकरण 13। अब एक काम किया जा सकता, अभी देखो हमारे पास में कोण 8 बराबर कितना, 10, और ऊपर वाला जो समीकरण है उसमें कोण 5 किसके बराबर, कोण 8 के बराबर है। तो यानी कि कोण 8 की जगह मैं क्या रख सकता हूं, कोण 10 रख सकता हूं। तो मैं लिख दूं अब कि समीकरण 13 से कोण 8 का मान समीकरण 12 में रखने पर तो रख देते हैं मान। तो रखने पर क्या आएगा, आपको पता है कोण 5 बराबर आ जाएगा कोण 10। इसको चाहे तो आप नंबर दे दे। समीकरण कितना हो गया, ये 14 हो गया। तो देखो यहां पर एक चीज और आ गई आपके सामने, ये कोण 5 और कोण 10 ये दोनों भी कैसे हैं, बराबर है। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों की यदि अपन बात करें तो हमारे पास में एक कोण तो ये पूरा बराबर आ चुका है, इसके कोण PO डैश और कोण PO डैश, PO डैश और PO डैश, ये दोनों कोण पहले ही बराबर आ चुके हैं। और एक ये कोण 5 और कोण 10 भी बराबर आ चुके हैं, ये इसी त्रिभुज के हैं। तो यहां पर इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज और अपने को बराबर मिल रही है, कोण 5 बराबर है कोण 10 के। आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं कोणों के। कोण 5 जो है वो क्या है, PO डैश O, PO डैश O बराबर है किसके, P डैश O डैश O के। तो ये दो कोण और, ये कोण और हमारे सामने क्या आ गया, बराबर आ गया। तो एक काम करो, आप पहले वीडियो को पॉज करके इस बातों को यहां तक आप नोट कर लें, फिर दोनों त्रिभुजों को अपन क्या करेंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे, क्योंकि दो कोण हमारे सामने बराबर आ चुके हैं दोनों त्रिभुज में। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करो। ठीक है भाई, कर लिया आपने नोट। तो ये जो भी हमने अब तक काम किया है उसके आधार पर इन दो त्रिभुजों के अंदर हमने दो कोण कैसे निकाल दिए हैं, बराबर निकाल दिए हैं। और जब त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में जो त्रिभुज है वो समरूप त्रिभुज माने जाते हैं। तो अब ये बात मैं यहां लिखूंगा वापस। तो देखो भाई, त्रिभुज PO डैश व त्रिभुज P डैश O डैश में, भाई दो त्रिभुज हो गए, PO डैश और दूसरा है P डैश O डैश। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर एक तो ये कोण बराबर मिल रहे हैं अपने को, कोण PO डैश बराबर कोण P डैश O डैश। देखो PO डैश, एक तो ये कोण बराबर, ये कोण, और दूसरा कौन सा कोण है, P डैश O डैश, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। दूसरी चीज कि कोण 5 और 10 बराबर है,
5 और 10। तो देखो 5 को लिख देते अपन। 5 कौन सा कोण है? पी ओ डेस ओ, पी ओ डेस ओ, ये कोण 5 है। पी ओ डेस ओ बराबर है किसके बराबर है? देखो तो कोण 10 के बराबर है पी डेस ओ डेस ओ के। तो पी डेस कोण पी डेस ओ डेस ओ के बराबर है। तो दो कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों जो त्रिभुज है ये कैसे हुए? समरूप हो गए, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं कि कोण नियम से त्रिभुज पी ओ डेस समरूप है त्रिभुज पी डेस ओ डेस के। ठीक है। अब देखो भाई, जो समरूप त्रिभुज है इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और संगत कोण बराबर होने के साथ साथ इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात भी समान होते हैं। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं अब कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। जो समरूप त्रिभुज है उनमें संगत भुजाएं जो है उनके अनुपात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अनुपात का मतलब यह है कि एक भुजा में दूसरी भुजा का हमें भाग लगाना। तो जैसे देखो ये जो भुजा है इस भुजा के संगत है, ये भुजा और ये भुजा कैसी है? एक दूसरे के संगत है। तो ऊपर वाली जो भुजा है वो है PO बटा, अनुपात निकालने के लिए बटा लगाएंगे, P डेस O, P डेस O। तो इन दोनों का अनुपात हो गया, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा देखो किसके? दूसरी संगत भुजाएं देखो, एक तो ये और एक ये दोनों एक दूसरे की संगत भुजाएं हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं P O डेस बटा P डेस O डेस, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? संगत भुजाएं हैं। तो इनका अनुपात भी बराबर होगा। किसके बराबर होगा? और देखो अब इस भुजा की बात करता हूं भाई मैं, ये भुजा है O डेस, ये दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, तो इसकी संगत भुजा यही मानी जाएगी। तो O डेस बटा O डेस। ठीक है। अब ध्यान देना भाई, मैंने तो आपको ये कहा कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब यहां पर लास्ट में जो तीसरी भुजा है वो दोनों में ही कैसी है? उभयनिष्ठ है। तो इसका मान यदि 2 सेंटीमीटर तो इसका भी 2 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर तो इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर तो इसका भी 6 सेंटीमीटर। तो मान कुछ भी रहे वो, चाहे 5-5 का है, चाहे 10-10 का है, चाहे 6-6 का है, लेकिन इनको जब अपन आपस में काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/1 आ जाएगा। तो इस आधार पर मैं यहां पर 1/1 लिख देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का नाप भी बराबर होगा, इन दोनों का नाप भी बराबर होगा, इन दोनों का नाप भी कैसा होगा? बराबर होगा। ठीक है। तो भाई देखो भाई, अब मैं काम करता हूं, एक नया त्रिभुज यहां पर आपके सामने बनाता हूं जो कि दूसरा त्रिभुज है, और उस त्रिभुज को हमें सर्वांग सम त्रिभुज घोषित करना है। दो त्रिभुजों को देखो, एक त्रिभुज तो यहां से यहां बनेगा ये PM, और एक यहां से यहां मैं खींच देता हूं जो P डेस M है। तो अब त्रिभुज इसकी बात करो आप, एक तो ये पूरा त्रिभुज हो गया आपके सामने, और एक ये वाला त्रिभुज हो गया। तो ये दोनों जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के संगत थी जब अपन ने पहले वाले त्रिभुजों के लिए बात करी थी। तो इन दोनों भुजाओं की ही मैं बात करता हूं अभी। तो ये दोनों भुजाएं देखो कौन सी? PO डेस, PO डेस, और दूसरी भुजा क्या है? P डेस O डेस।
तो मैं यहाँ पर केवल इसी भुजा को ले लेता हूं, बाकी भुजाओं को छोड़ देता हूं। तो मैं लिख सकता हूं भाई कि पी ओ डेस बटा पी डेस ओ डेस बराबर होगा 1/1। भाई सबका ही मान 1/1 के बराबर है, चाहे इसके ये भी 1/1 के बराबर है, ये भी 1/1 के बराबर है, ये भी 1/1 के बराबर। तो मैंने केवल ये मान लिया है बीच वाला, क्योंकि ये जो भुजा है ये इन दोनों जो नए त्रिभुज अपन ने लिए हैं इनमें भी आई है, इसलिए। तो अब हम क्या करें, इसको इससे गुणा करोगे तो पी ओ डेस बराबर, इसको उधर ले जाओगे तो पी डेस ओ डेस। ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई भाई। ये भुजा कैसी है, बराबर है। तो पहले वीडियो पॉज करके इन बातों को नोट करो, फिर आगे की कहानी लिखते हैं। इसको तो हटा लो और नोट करो। ठीक है भाई। तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को पहले जब समरूप सिद्ध किया था तो उससे फायदा क्या हुआ कि ये दोनों भुजाएं जो थी वो हमें बराबर मिल गई उससे। और अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो एम ओ डेस पी डेस और इधर से आपका पी एम ओ डेस, ये दोनों जो त्रिभुज है इसको सर्वांगसम सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो उसमें एक भुजा तो ये हमें दोनों में क्या हो गई, संगत भुजाएं बराबर मिल गई। तो इसको मैं मिटाता हूं, आगे की कहानी निकालते हैं। अब तो दोनों त्रिभुजों को पकड़ लेना वापस। तो देखो भाई, त्रिभुज यहां से चलते हैं पी एम और यहां पर आ जाते हैं ओ डेस, तथा त्रिभुज यहां से चलते हैं तो पी डेस एम ओ डेस में एक भुजा तो ये दोनों में बराबर मिल गई, ये दोनों संगत भुजाएं हैं तो ये बराबर मिल गई। तो भुजा पी ओ डेस बराबर है भुजा किसके, पी डेस ओ डेस के। ठीक है। दूसरी चीज देखो भाई, ये भुजा यहां से लेकर के यहां तक की, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और ये नीचे वाले त्रिभुज में भी है। त्रिभुज पी एम ओ डेस में भी है ये, और त्रिभुज पी डेस एम ओ डेस में भी है ये भुजा। तो दोनों भुजा, ये दोनों क्या है, ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भुजा कौन सी, एम ओ डेस बराबर भुजा एम ओ डेस, जो कि कैसी है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। तीसरी चीज देखो भाई, हमने कोण 5 और कोण 10 इन दोनों को क्या कर रखा, पहले से ही बराबर सिद्ध कर रखा है, हमने पढ़ लिया ये चीज। तो मैं यहां पर ये कोण 5 और कोण 10 को दोबारा बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो कोण है इन बड़े वाले त्रिभुजों के अंदर भी है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं अब कि कोण 5 बराबर कोण 10, या इसको दूसरे रूप में आप लिख सकते हो, अथवा कोण 5 को देखो क्या है, पी ओ डेस, पी ओ डेस एम बराबर, भाई ये तो पी ओ डेस एम हो गया, बराबर हो गया किसके, पी डेस ओ डेस ओ। तो यहां पर ये दोनों जो कोण है ये भी कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर दो भुजाएं बराबर आ गई और एक कोण क्या हो गया, बराबर आ गया। तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा नियम से, कौन से नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से, नियम से त्रिभुज पी एम ओ डेस सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज
P डैश M O डैश के। देखो भाई, जब दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और एक कोण बराबर होते हैं तो वो जो त्रिभुज होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। ये सर्वांग सम का निशान है। और आपको बता दूं, सर्वांग सम यदि दो त्रिभुज है कोई, तो उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है और उनके संगत कोण के मान भी बराबर होते हैं। तो यहां पर आप ये देखें अब कि इन दोनों त्रिभुजों के अंदर संगत भुजाएं कौन कौन सी है। जैसे ये भुजा इसके संगत है, ये भुजा इसके संगत है और ये भुजा इसी के संगत थी। ये भुजा इसके संगत है, ये भुजा इसके संगत है और ये भुजा तो इसी के संगत है ना। तो आप कह सकते हो अब कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाओं के मान बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो भाई, ये भुजा इसके संगत है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि PM बराबर किसके है, P डैश M के। और आपको पता है ये PM तो क्या है, बिंब की दूरी है, दर्पण से बिंब की दूरी है ये। और ये P डैश M क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। तो यहां लिख देता हूं PM बराबर क्या है, दर्पण से बिंब की दूरी। और ये जो P डैश M क्या है, वो क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जो आपको कैसी नजर आ रही है, अब बराबर नजर आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि अतः वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। तो मैं लिख सकता हूं अब कि अतः वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। ये सिद्ध कर दिया भाई हमने। ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न का आंसर हमने कर दिया है पूरा। ठीक है, तो बाकी की जो बची हुई बातें हैं वो भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है भाई, कर लिया नोट। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करना। कोई बात समझ में नहीं आई है इसमें तो वीडियो को दोबारा से दोहराना। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो गोलीय दर्पण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।